हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेक्शन से एक क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। क्वेश्चन है, धारा 124 ए क्या है? वर्तमान संदर्भ में इसके प्रासंगिकता की चर्चा करते हुए यह बताएं कि क्या अब इसे हटा दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो धारा 124 जो राजद्रोह के बारे में, ये अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था। तो इस पे अभी बात चल रहा है और इस पे सुनवाई आने बाकी हैं कि क्या धारा 124 को हटा दिया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उस पे हम लोग आज इसको विस्तार रूप से चर्चा करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता के धारा 124 के तहत राजद्रोह का चर्चा किया गया है। इस कानून के द्वारा यदि कोई व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना पैदा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा तो उसे राजद्रोह माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह राजद्रोह का डेफिनेशन है कि इसमें अंतर्गत क्या आता है कि अगर आप जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसके प्रति घृणा या अवमानना कर रहे हैं, क्या कुछ करने का कोशिश करते हैं, तो आपको ऊपर राजद्रोह लगेगा। इस कानून के स्पष्टीकरण में यह बात उल्लेखित किया है कि अगर कोई व्यक्ति घृणा, अवमानना या हिंसा को बढ़ावा देने के प्रयास के बिना सरकार के विरुद्ध असंतोष जाहिर करता है तो इसे राजद्रोह नहीं माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें स्पष्टीकरण किया गया कि अगर आप हिंसा नहीं बढ़ा रहे हैं तो आपके ऊपर राजद्रोह नहीं लगेगा। तो अब राजद्रोह जो धारा है, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, उत्तर जब लिखना है आपको डायग्राम भी बनाने का प्रयास करना है। तो धारा 124 ए में सजा का प्रावधान क्या है? ये संज्ञेय अपराध है, ये गैर जमानती है अपराध है, गैर शमनीय है और 30 वर्ष से आजीवन कारावास है। 3 साल से लेकर आजीवन कारावास इसके अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे कि राजद्रोह कानून का जो है इतिहास क्या रहा है। राजद्रोह कानून को सबसे पहले ब्रिटेन ने प्रारंभ किया था। भारत में इस कानून के प्रारूप को 1837 में थॉमस मैकॉले के द्वारा तैयार किया गया था, परंतु इसे भारतीय दंड संहिता 1860 में शामिल नहीं किया गया था। वर्ष 1870 में वहाबी आंदोलन में स्वतंत्रता के विचारों का दमन करने हेतु जेम्स स्टीफंस के सिफारिश पर संशोधन के द्वारा भारतीय दंड संहिता में धारा 124 के अंतर्गत शामिल किया गया था। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धारा 124 सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ था? यह ब्रिटेन में शुरू हुआ था। और भारत में कैसे आया? तो भारत भी वहीं से लिया है, और जो थॉमस मैकॉले था उन्होंने भारतीय दंड संहिता में इसे शामिल करने का बात कही थी, लेकिन उस समय 1860 में नहीं शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जब ज़रूरत पड़ी तो 1870 में इसे शामिल किया गया धारा 124 के अंतर्गत। इस कानून का प्रयोग अंग्रेजों ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के राजनीतिक नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इत्यादि के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष को दमन करने के लिए किया गया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उस में जो राजद्रोह का ये कानून था वो क्यों लाया गया था, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम, जो स्वतंत्रता संघर्ष जो चल रही थी उसको दमन करने के लिए ही लाया गया था। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी धारा 124 एक कानून को भारतीय दंड संहिता में सम्मिलित रहने दिया। इसके दो प्रमुख वजह है: राष्ट्रीय एकीकरण में विघटनकारी तत्वों के दमन के लिए, दूसरा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, भारत में भी राजद्रोह को रखा गया था, उसके दो प्रमुख कारण थे। अब हम लोग समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या विवाद आने लगे। देशद्रोह और राजद्रोह के प्रावधान को एक में ही सम्मिलित करने और स्पष्ट व्याख्या नहीं करने के कारण आज़ाद भारत से लेकर अब तक धारा 124 एक कानून पर अनेक विवाद देखने को मिलता है, जिन्हें विभिन्न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या इसमें जो उस समय जब ब्रिटेन में था तो उसमें सिर्फ राजद्रोह लाया गया था, लेकिन भारत में राजद्रोह भी है, देशद्रोह भी है, लेकिन दोनों प्रावधान को मिलाकर ही भारत में सिर्फ राजद्रोह ही कहा जाता है, लेकिन उसके अंतर्गत प्रावधान जो है अलग अलग हैं। तो पहला मामला देखते हैं,
ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राजसंघ एवं रमेश थापर बनाम मद्रास राजसंघ 1950। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाले भाषण असंवैधानिक नहीं हैं। तो जो राजद्रोह के बारे में जो प्रावधान थे, कानून थे, उसको स्पष्टीकरण किया गया कि अगर आप सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने में कोई भाषण दे रहे हैं तो वो संवैधानिक नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय रहा वो है केदारनाथ सिंह, जो कि बिहार के थे, बनाम भारत संघ मामला 1962। सर्वोच्च न्यायालय की 5 पीठ ने कहा कि धारा 124A को संवैधानिक माना है। केवल हिंसा और लोक व्यवस्था को भंग करने के लिए किया गया कार्य राजद्रोह का आधार हो सकता है। भारत के नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन वह सरकार के विरुद्ध आलोचना और टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजद्रोह जब भी बात आता है तो केदारनाथ सिंह बना भारत संघ मामला जरूर ही याद आता है, क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के 5 पीठ वाली की समिति थी। उसमें उन्होंने ये जो धारा 124 है उसको संवैधानिक माना। उसमें बोला कि आप सरकार का जो कुछ विरोध करना है करिए, लेकिन आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उसका अवमानना नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं। तीसरा है बलवंत सिंह बना पंजाब राजसंघ मामला 1995। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल राष्ट्र विरोधी नारा लगाना देशद्रोह नहीं माना जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बलवंत सिंह ये सब खालिस्तानी, वहाँ पे खालिस्तानी नारा लगाए गए थे, तो वहीं पर बोला गया कि आप खाली खालिस्तानी नारा या कुछ लगाने से अगर देश में अराजकता या हिंसा उत्पन्न होती है तब जाकर हम क्या करेंगे कि उस पर राजद्रोह लगाएंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त व्याख्याओं के बावजूद भी केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा इस कानून का दुरुपयोग देखने को मिलता है, जो निम्न है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखें कि बहुत सारा जो ऐसा कानून आया है उसमें राजद्रोह का जो है दुरुपयोग देखने को मिला। सबसे पहला है कि वर्ष 2012 में असीम त्रिवेदी को उसके कुछ कार्टूनों को लेकर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। दूसरा मामला वर्ष 2014 में 60 कश्मीरी छात्रों ने उत्तर प्रदेश में एक मैच के दौरान पाकिस्तान समर्थन नारे लगाने पर राजद्रोह का मामला सामने आया था। तीसरा, वर्ष 2018 में दिल्ली पुलिस ने 2016 में जेएनयू कैंपस में राष्ट्र विरोधी नारा लगाए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी प्रकार वर्ष 2021 में विनोद दुआ के द्वारा कोविड-19 त्रासदी को सही तरीके से केंद्र सरकार नहीं संभाल पाने वाले टिप्पणी पर मामला दर्ज हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये सब मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन जब भी ये सुप्रीम कोर्ट पे गया तो इसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि उसका एविडेंस जो था उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो यह सब क्या देखने को मिलता है कि सरकार के विरुद्ध जो कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है, जो कि एक तरह का दुरुपयोग देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग डाटा देखेंगे राजद्रोह मामला 2014 से लेकर 2020 तक का, कि कब कब कितने कितने केसेस आए, उस पर क्या क्या हुआ। और अभी हाल में देखिए 2020 में तो कुल 73 केस थे, जिसमें लंबित मामला है 230। उसमें झूठा पाया गया, मतलब कि उसमें कोई एविडेंस था ही नहीं, तो वो 6, सबूतों की कमी से 10 केस, और आरोप पत्र पर 23 हुए थे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप उत्तर लिखेगा, डाटा नहीं बना सकते हैं, जो ये रिपोर्ट है ये जरूर लिखें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर 2020 तक राजद्रोह के 399 मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में 23 लोग झूठा पाया गया और 58 लोग सबूतों के कमी के कारण केस बंद हो गया, जबकि 144 लोगों के ऊपर आरोप पत्र निकाला, परंतु मात्र 13 लोगों पर ही दोष साबित हो सका। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि रेशियो कितना कम है कि 399 पर केस हुआ और सिर्फ मात्र 13 लोगों ही दोषी पाए। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह उठता है। तो राजद्रोह कानून के विपक्ष में जो बहुत सारे लोग हैं जो राजद्रोह कानून को हटाना चाहते हैं, तो वो क्या कहना चाहते हैं इस पे कि यह लोकतंत्र के विरोधी है, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है राजद्रोह कानून, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के विरुद्ध, मतलब मानवाधिकार के विरुद्ध है, इसमें कम सजा दर है। जैसा कि हम लोग देखे कि 399 मामला था जिसमें सिर्फ 13 को हुआ। ये औपनिवेशिक कानून है। ये औपनिवेशिक कानून का मतलब है कि ब्रिटेन सरकार भारत में स्वतंत्रता संग्राम को दमन करने के लिए ही लाया गया था। कानून का अत्यधिक दुरुपयोग, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कानून का हमेशा दुरुपयोग ही देखने को मिलता है।
अन्य कानून मौजूद, जैसे यूएपीए भी है जो सामाजिक तत्वों जो देश को तोड़ने का कार्य करती है, तो उसके ऊपर यूएपीए जैसा कानून भी है, आप उसका प्रयोग कर लीजिए, राजद्रोह करने का क्या जरूरत है, ये उन लोगों का कहना है। तो इसी सब मामला के वजह से राजद्रोह कानून को समाप्त करने के लिए कई याचिका न्यायालय में दायर किए गए, और हाल ही में एस.जी. बोम्बेडकर बना भारत संघ मामला 2022 में सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीश की खंडपीठ ने एक संक्षिप्त आदेश दिया जो निम्न है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया। अभी क्या किया, धारा 124 को क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया, मतलब तो रोक दिया गया। दूसरा क्या निर्णय आया कि राजद्रोह को अपराध घोषित करने वाले इस प्रावधान का इस्तेमाल आज़ादी के बाद के क्रमिक शासनों द्वारा लोकतांत्रिक असंतोष के दमन के लिए किया गया। तो इस पर टिप्पणी किया गया कि आप खाली जो सरकार के विरुद्ध कुछ बोलता है आप उसको दमन करने के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें केस जो केस जितने हुए हैं उसमें जो दर आ रहे हैं वो बहुत ही कम है। तीसरा बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे धारा 124 ए के तहत लगाए गए आरोप से उत्पन्न सभी लंबित परीक्षण, अपील और कार्यवाही को स्थगित रखें। तो क्या किया कि अभी जितने भी अगर कोई भी राजद्रोह मामला लगता है तो उस पर राजद्रोह मामला नहीं लग सकता है, और जितने भी लोग इसके अंतर्गत जेल गए हुए हैं वो अपना बेल ले सकते हैं। विधि आयोग ने भी वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट में राजद्रोह कानून के प्रावधान पर पुनः विचार करने की सिफारिश दी थी। तो विधि आयोग जो है वो भी 2018 में क्या बोला कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए राजद्रोह कानून पर। तो फिर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इस कानून के विषय में कुछ समय मांगा है ताकि वे विचार विमर्श करके अपना पक्ष रख सके। तो केंद्र सरकार अभी क्या है कि उस पर समय लिया है। अब राजद्रोह कानून का महत्व क्या है? सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी आंदोलन पर अंकुश लगाया जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग को से रोकने के लिए जरूरी है। राष्ट्र को एकता एवं अखंडता बनाने हेतु जरूरी है। चुनी हुई सरकार की रक्षा के लिए जरूरी है। सरकार की अवमानना हेतु दंड के रूप में जरूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दायरे में भी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि आगे की राह क्या है। तो धारा 124 से कानून में स्पष्ट व्याख्या की जरूरी है। स्पष्ट व्याख्या कि इसमें क्या प्रावधान जो है उस पर डिस्कस करना चाहिए, इसमें बताना चाहिए कि किस पे राजद्रोह लगेगा, क्या नहीं लगेगा, किस बात पे। और दूसरी बात है कि देशद्रोह और राजद्रोह के मापदंड निर्धारित करने की जरूरत है, क्योंकि देशद्रोह और राजद्रोह भारत में राजद्रोह कानून के अंतर्गत ही एक में सम्मिलित किया गया है, जिस कारण से उसमें छांटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि क्या ये देशद्रोह है, क्या ये राजद्रोह है। वो मापदंड बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करके जल्द से जल्द सुनवाई का प्रावधान किया जाना चाहिए, कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप किसी को ऊपर राजद्रोह लगा दिए तो उसके काम में रुकावटें होती हैं, उनकी नौकरी चली जाती है। तो जिस वजह से अगर राजद्रोह सही साबित हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्या, उसके लिए इस पर जल्दी प्रावधान करना चाहिए। चौथा क्या है कि आरोप सिद्ध होने से पूर्व तक व्यक्ति की गरिमा का उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसे अभी विवेक दुआ पे लगा राजद्रोह, तो हर जगह इसका क्रिटिसाइज हुआ, लेकिन बाद में क्या पता चला कि वो जो राजद्रोह लगा ही नहीं है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कन्हैया कुमार पे कि उस पर चार्जशीट फाइल हुआ ही नहीं, उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन जो भावना है, जो लोगों के मन में, जो आम जनमानस के उसके प्रति घृणा है, वो बैठ जाता है। तो इस पे जो न्यायालय है और सरकार, इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके जो छवि है, उसके जो गरिमा है, उस पर आँच नहीं आना चाहिए। पाँचवा है कि धारा 124 के कानून को सभी आम लोगों तक इसके प्रावधान को पहुंचाना जाना चाहिए, ताकि वो लोग जागरूक हो सके और गलती करने से बच सके। तो सरकार का ये भी दायित्व बनता है कि जो राजद्रोह कानून है उसके अंतर्गत किस किस अहम मुद्दे पर आप नहीं बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ बोल सकते हैं, ये राज्य को हर जगह फैलाना चाहिए, जिस वजह से क्या वे लोग जागरूक हो सके और गलती करने से बचे। और छठा है कि कानून के अत्यधिक दुरुपयोग पर विशेष प्रावधान लाने की जरूरत है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने खिलाफ जो कुछ भी बोलते हैं, अगर उसमें सरकार अपने हित के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं तो उस पर भी न्यायालय को कुछ मापदंड
बनाने की आवश्यकता है। अब हम लोग निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को संतुलित करके धारा 124 ए को बरकरार रखने की आवश्यकता है। इस कानून की गंभीर रूप से जांच करके सारे कमियों को दूर करना चाहिए ताकि आम जनमानस के मन में कोई भ्रम न रहे। इसके साथ ही अगर कोई राष्ट्र विरोधी तथा अलगाववादी आंदोलन करके देश को तोड़ने का कार्य करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग राष्ट्र राज्यद्रोह धारा 124 ए को समझने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।